हाय नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अधिनियम। किस पर बात करेंगे दोस्तों? भारतीय संविधान के प्रमुख अधिनियमों पर बात करेंगे। और ये हमारे वीडियो कितना है, संविधान से संबंधित वीडियो है दोस्तों। संविधान का वीडियो 15 है। आप इसके पूर्व में जाएंगे तो आपको इसके पूर्व में वीडियो 14 में आपको इसके पहले का अधिनियम मिल जाएगा। इसके पहले का अधिनियम कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से दोस्तों आपको मिल जाएगा। कहाँ से? 1892 तक का अधिनियम आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके पहले वीडियो 14 में दोस्तों आपको 1773 से 1892 तक के अधिनियम की मुख्य बातें जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं वो आपको वीडियो 14 में मिल जाएंगे। उसके आगे का जो अधिनियम है दोस्तों यहाँ पे हम लिए हैं, उसका उल्लेख किए हैं और इसकी विवेचना करेंगे। और जितने प्रश्न बनते हैं इन दो अधिनियमों से, यहाँ पे हमने 2 अधिनियम लिए हैं, जितने प्रश्न बनते हैं वो आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अधिनियम। भारतीय संविधान प्रमुख अधिनियम में दोस्तों हम लेते हैं 1909 का अधिनियम, क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं दोस्तों। कौन सा लेते हैं? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के अधिनियम को किस किस नाम से जानते हैं? भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? अगर आपका प्रश्न आता है कि 1909 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? भारत परिषद अधिनियम के नाम से। आइए बात करते हैं कि 1909 के अधिनियम में क्या था या किन बातों का उल्लेख किया गया था, किस लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो आइए पहले जान लेते हैं कि 1909 के अधिनियम को किस किस नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रश्न बहुत बनता है दोस्तों। तो 1909 के अधिनियम को, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। आइए बात करते हैं। प्रश्न आपका आता है कि मार्ले कौन थे या मिंटो कौन थे। तो दोस्तों, जो मार्ले थे, लॉर्ड मिंटो तत्कालीन, मार्ले मिंटो है ना, तो ये जो लॉर्ड मिंटो हैं, मिंटो ये तत्कालीन वायसराय थे। आपको पता है 1858 के अधिनियम के बाद से हमारे यहाँ वायसराय पद का सृजन किया गया था। उसके पहले गवर्नर जनरल थे, उसके पहले गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों। तो 1858 से वायसराय पद का जो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय होता है, ये आपका बहुत प्रश्न पूछा जाता है। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। तो लॉर्ड मिंटो क्या थे? तत्कालीन उस समय 1909 में वायसराय थे। और मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे और जॉन मार्ले क्या थे? राज्य सचिव थे। उस समय क्या वो करते थे? कंपनी के राज्य सचिव थे। और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। आपका अगर प्रश्न आता है कि किस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ, या किस भारतीय को पहली बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सदस्य बनाया गया, तो कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को ये पहले भारतीय थे जो जिनका नाम है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा दोस्तों। इनको ने क्या किया था? वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने पहली बार। इसके पहले कोई भी भारतीय अंग्रेजों की कार्यपालिका सदस्य में या परिषद में अंग्रेजों की मतलब उसमें नहीं होते थे। कार्यपालिका परिषद में कोई भारतीय सदस्य, पहली बार जो हमें भारतीयों को हिस्सा दिया गया कि हाँ, हम भारतीयों को भी अपनी कार्यकारिणी में या अपनी कार्य परिषद में उनको सदस्य बनाया जाए। पहली बार 1909 के ही अधिनियम से यहाँ पे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया। ये आपका प्रश्न है दोस्तों। आइए बात करते हैं इस अधिनियम द्वारा और क्या किया गया। इस अधिनियम का जो सबसे मुख्य प्रश्न बनता है दोस्तों, यह प्रश्न है कि इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। आपका प्रश्न बहुत आता है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक मतलब अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? तो किस अधिनियम द्वारा? 1909 के अधिनियम द्वारा। तो इस 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना या व्यवस्था की गई। और ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब दोस्तों आप जानते हैं हमारे यहाँ पंथ है, संप्रदाय हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग चुनाव व्यवस्था की गई थी। उनमें से उसी को कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन दोस्तों। और आपका प्रश्न पूछा गया है, बहुत पूछा गया है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में निर्वाचन सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड
मिंटो को कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये आपके प्रश्न थे। आइए बात करते हैं हम दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के अधिनियम से जो आपके प्रश्न बनते हैं वो आपको बताए। ज़्यादातर प्रश्न बनता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा अधिनियम द्वारा लाई गई थी? 1909 द्वारा। किसी भारतीय को पहली बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सदस्य बनाया गया? तो 1909 के अधिनियम द्वारा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ठीक है दोस्तों। उस समय लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो दोस्तों तत्कालीन वायसराय थे। और मार्ले कौन थे? राज्य सचिव थे। ये आपके 1909 से प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो 1919 के अधिनियम को दोस्तों भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे कि 1935 के अधिनियम को भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसको भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यही 1919 का अधिनियम ही है जो आगे चल के इसमें कुछ चीज़ें बदलाव किया गया, कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई, कुछ पुरानी चीज़ें जो सूटेबल नहीं थी उनको हटाया गया और इसी का मूर्त रूप दिया गया 1935 का अधिनियम। आगे चल के है 1919 का अधिनियम ही 1935 का अधिनियम बनता है आगे चल के। तो इसलिए 1919 का अधिनियम को भी भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसे किस किस नाम से जानते हैं? जैसे इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं 1909 वाले को। तो 1919 वाले अधिनियम को किस किस नाम से जानते हैं? चेम्सफोर्ड भारत के इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं दोस्तों? 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे दोस्तों। तो मॉन्टेग्यू जो थे दोस्तों वह राज्य सचिव थे। कौन थे मॉन्टेग्यू? उस समय राज्य सचिव थे। जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भी क्या थे? भारत के वायसराय थे उस समय 1919 में, मतलब तात्कालीन वायसराय कौन थे 1919 में? चेम्सफोर्ड थे। ठीक है दोस्तों, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे। आइए बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, प्रश्न क्या बनते हैं 1919 के अधिनियम से दोस्तों। तो 1919 के अधिनियम से दोस्तों इसके द्वारा प्रांतों को आज राज्य कहते हैं। प्रांतों को आज क्या कहते हैं दोस्तों? राज्य कहते हैं। तो उस समय क्या हुआ करता था? प्रांत हुआ करता था। तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। द्वैत शासन मतलब दोस्तों दोहरा शासन। द्वैत का मतलब दोहरा शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। और प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा? जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, वैसे प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करने का श्रेय कौन उसका जनक कहा जाता है? लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। इनको प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। आइए बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के ही अधिनियम के द्वारा दोस्तों लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन करने का जो प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, आगे चलकर यही प्रावधान किया गया। और स्थापना कब की गई? स्थापना जो की गई दोस्तों 1926 में की गई। प्रावधान 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे, किसके दोस्तों? ली आयोग की सिफारिश पे। ठीक है दोस्तों, ली आयोग की सिफारिश पे, ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कहाँ? भारत में। कब? 1926 में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। भारत में लोक सेवा आयोग को अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था? ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है ना। आज क्या हो गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की संतुष्टि पे कहा गया कि ICS का नाम बदल के IAS रखना चाहिए। तो IAS जो रखा गया है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है दोस्तों। तो जो ये सारी एग्ज़ाम कराती है अखिल भारतीय सेवाएं हैं दोस्तों, जो अखिल भारतीय सेवाएं उनसे 312 से 15 तक हैं। आपके अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवाएं आती है, IAS, IPS और IFS। IFS में 2 है दोस्तों, एक इंडियन फॉरेन सर्विस है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वह संघ लोक सेवा आयोग कराती है। UPSC जिसको कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आधार जो आज UPSC है, जिसका आधार यही लोक सेवा आयोग हुआ करता था। हमारे बात करने का तात्पर्य यही था। तो 1926 में जिस लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, आज इसी का रूप, वर्तमान जो रूप है वह संघ लोक सेवा आयोग है, जिसको हम UPSC के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसको आपने जान लिया। तो ये जो द्वैत शासन है दोस्तों,
राज्यों में या प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। द्वैत शासन में कैसा शासन था? द्वैत शासन प्रांतीय विषयों को दो भागों, प्रांतों मतलब राज्यों में द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन। तो दोहरा शासन जो था अलग अलग बांटा गया था। पहला और दूसरा जानते हैं कौन सा था दोस्तों? तो दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से नाम से जानते हैं इस दोहरे शासन को? एक को कहते हैं हस्तांतरित, एक को कहते हैं आरक्षित। मतलब इस दोहरे शासन को दो भागों में बांटा गया है, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत किस चीज़ का उल्लेख किया गया था, या वह सारे अधिकार किसके अंतर्गत आते थे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो हम बात करते हैं पहले हस्तांतरित विषयों के बारे में। दोस्तों, जो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन था वह गवर्नर और गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से काम करता था। कौन? हस्तांतरित विषयों में गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको पता है वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जो मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, गवर्नर जनरल उन्हीं की सहायता से कार्य करता था हस्तांतरित विषयों पर। आइए अब बात करते हैं आरक्षित विषयों पर कैसे हुआ करता था। जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर और कार्यपालिका परिषद की सहायता से, क्या? गवर्नर और कार्यपालिका परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करता था। जबकि यहाँ विधान परिषद के प्रति जो सदस्य उत्तरदायी होते थे उनकी सहायता से गवर्नर जनरल हस्तांतरित विषयों पर कार्य करता था। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल कैसे कार्य करता है? खुद की गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। यह था 1919 का अधिनियम दोस्तों। और 1919 में आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि स्वर्ण मंदिर जो है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में ही है दोस्तों। आपका ये भी अलग से प्रश्न बनता है। और जो ये 1919 का अधिनियम है दोस्तों, यह 1921 से लागू था और यह 1935 तक लागू था। कब? 1935 तक। और 1935 का अधिनियम 1937 से लागू हुआ दोस्तों। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 1909 के अधिनियम और 1919 के अधिनियम से जो प्रश्न बनते थे। अगला जो अधिनियम आपको बताएंगे भारत शासन अधिनियम दोस्तों, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।